नीचे पैर एकदम से इतने टुकड़ों में टूटा था कि मुझे ज्ञान ही नहीं है। उन्होंने आके मेरा पॉकेट सर्च करना चालू किया और पॉकेट से मोबाइल, वॉलेट, जो भी पैसे थे निकाल के लेके भाग गए। वहां से हॉस्पिटल पहुंचाया और फिर हॉस्पिटल जाके मेरा पैर काट के अलग कर दिया गया। और मुझे लगा कि वही चीज जो मेरी दीदी फेस कर रही है, जो मेरी माँ फेस कर रही है, जो मेरे पिता का ना होना मैं फेस कर रहा हूँ, वही चीज अपने बच्चों को और मैं अपनी वाइफ को देने जा रहा था। मैराथन की दौड़ आपकी कब से शुरुआत हुई इसकी? 2018 से। 2018 से, मतलब आप इसी हालात में दौड़ने निकल गए? हाँ, का माहौल था। जिस दिन मैं राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया उस दिन हमारे परिवार के मतलब मेरे भतीजा और भाई लोग हैं, उन्होंने पटाखे फोड़े, गांव में एक उल्लास का माहौल था। मुखिया जी बहुत आज हम अपने स्टूडियो में एक ऐसे शख्स को बुलाए हैं जिनके बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी था। इनकी कहानियां सुनेंगे अगर आप, तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसके बाद किसी भी समस्या को आप वो बड़ी समस्या नहीं बताएंगे और आप उसके वजह से किसी भी काम को नहीं रोकेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती है जितना हम सोच लेते हैं। ये है उदय जी। ये फिलहाल में ही ये राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित हुए हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू मैम, यहाँ पर बुलाने के लिए, और बहुत ही अच्छा लग रहा है जो आपके इस ब्रॉडकास्ट में आया हूँ। और मेरी जर्नी स्टार्ट होती है छपरा जिले के बनियापुर थाना अंतर्गत एक बालोपुर गांव आता है। 29 अक्टूबर की वो रात थी जो मुझे एक नॉर्मल जिंदगी से चैलेंजिंग जिंदगी में कन्वर्ट कर देना पड़ा। 29 अक्टूबर 2015 मैं कोलकाता, छपरा से कोलकाता के लिए सफर कर रहा था और रिजर्वेशन कंपार्टमेंट के गेट पे जाके जो बेसिंग होता है वहां पे जाके अपना मुंह धो रहा था। और पता नहीं बेसिंग से पानी ओवरफ्लो होके नीचे गिरा हुआ था और पता नहीं कि मतलब कैसे मेरा पैर फिसला और मैं प्लेटफॉर्म पे जाके गिर गया। और प्लेटफॉर्म पे गिरने के बाद मैं इतना बुरी तरीके से जख्मी हो चुका था। अगर आपने देखा होगा रास्ते में लोग गिरते हैं साइकिल से, बाइक से, तो हड़बड़ा के अपने आप को संभालते हैं कि कोई देखा तो नहीं है। हाँ। वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। मैं जब गिरा तो अपने आप को संभालने की कोशिश किया। तब तक जैसे ही खड़ा हो रहा हूँ तो नीचे पैर है तब ना खड़ा हूँ। हाँ। नीचे पैर एकदम से इतने टुकड़ों में टूटा था कि मुझे ज्ञान ही नहीं है। और मैं फिर अनबैलेंस होकर गिरा और मेरी स्पाइनल टूट गई, सर फट गया। उसके बाद जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और रेलवे ट्रैक से ठीक अपोजिट में मैं था और अपने हाथ के सहारे मैं प्लेटफॉर्म पे गया और वहां पे चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन कोई भी मेरी मदद को नहीं आया। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ लोग आ रहे हैं जो यंग थे और मुझे लगा कि वो शायद मुझे वो हेल्प करेंगे, हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगे। उन्होंने आके मेरा पॉकेट सर्च करना चालू किया और पॉकेट से मोबाइल, वॉलेट, जो भी पैसे थे निकाल के लेके भाग गए। मैं उनको पकड़ने की कोशिश किया, पकड़ा भी, और मैं उनको बोला कि जो लेना है ले लो, बट मुझको हॉस्पिटल तक पहुंचा दो। फिर आधे घंटे बाद जब होश आया तो एक फैमिली था वहां पे और उन्होंने मुझे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। फिर मैंने उनको अपने बारे में बताया, मैं यहीं बगल कंपनी में काम करता हूँ। फिर अपने बॉस का नंबर बताया, अपने साले का नंबर बताया, अपने दीदी का ससुर का नंबर बताया। और वो सब नंबर बताने के बाद उन्होंने तीनों जगह पे कॉल किया और मेरे बॉस ने एम्बुलेंस, सिक्योरिटी गार्ड भेज के मुझको रिकवरी करवाया, वहां से हॉस्पिटल पहुंचाया और फिर हॉस्पिटल जाके मेरा पैर काट के अलग कर दिया गया। फिर सेम डे सेकेंड हॉस्पिटल जाता हूँ, फिर और एक ऑपरेशन, फिर और एक ऑपरेशन, ऐसे करके मेरा मतलब घुटना निकाल दिया जाता है। एक ही दिन में लगभग 4 ओटी होता है। फिर सेम शाम को एक नर्सिंग होम में मेरे को शिफ्ट किया जाता है क्योंकि हालात मेरे बहुत गंभीर हो चुके थे। और उस हॉस्पिटल में जाते जाते मैं बहुत खराब कंडीशन में चला गया था, यहाँ से रिकवरी करना नामुमकिन था। फिर मुझको आईसीयू में रखा गया
डॉक्टर लोग बोले मेरे फैमिली मेंबर को कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक ये रिकवरी जोन में ना आए। फिर 3 दिन ऑब्जर्व करने के बाद मेरी हालात कुछ ठीक हुए, फिर जाके मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ और एक के बाद फिर 2-3 सर्जरियां हुई और आज इतना छोटा स्टंप है कि मैं ठीक से मतलब पैर भी नहीं लगा सकता हूँ। और डिस्चार्ज होकर घर आया। घर आने के बाद आप समझ सकते हैं कि एक चलता फिरता इंसान आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन होगा। और लोग बोलना चालू किए कि अरे इसका पैर नहीं है, इसके बच्चे को कौन देखभाल करेगा, इसकी वाइफ इसको छोड़ के चली जाएगी, यंग है, इसकी माँ को कौन हेल्प करेगा। ऐसे करके बहुत सारी नेगेटिविटी बातें फैलानी चालू कर दिए। लोग बोलना चालू कर दिए ट्रेन में टिकट नहीं था इसलिए रनिंग ट्रेन से कूद गया। ऐसे बहुत सारी चीज है। फिर मैं लोगों की बातों को मतलब रिएक्ट करना बंद कर दिया था, जैसे तैसे खुद को संभाला। और एक दिन ऐसा रात आता है जहाँ वाइफ बोलती है कि थोड़ा सा खाना वाना हो गया था हम लोग का, और वाइफ बोलते हैं कि आप बिस्तर से खड़े हो जाइए, मैं बिस्तर को ठीक करती हूँ। और वहीं नीचे बच्चे खेल रहे थे। मैं बेड को पकड़ के जैसे मतलब बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश किया, लेकिन शरीर में जान थी नहीं क्योंकि पूरा ब्लड निकल चुका था शरीर का। और अपने बेटे के हाथ पे गिर गया। हाथ पे गिरने के कारण मेरे बेटे का हाथ पूरा बीचों से टूट गया। और फिर ये सब चीजें देख के मेरी माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ और माँ को हार्ट अटैक आया। और ऑब्वियसली मतलब होना ही था ये सब चीजें। जिसका इकलौता लड़का उसका पैर कट गया है, इकलौता पोता हाथ टूट गया है और माँ को हार्ट अटैक आया और मैं बैठ के देख रहा हूँ। और उस दिन सच में लगा कि हाँ सच लोग सही कहते हैं, मैं अपने फैमिली के ऊपर बोझ बन गया हूँ। और उस दिन नहीं कहना चाहिए, एक ऐसा डिसीजन लिया जहां मैं सोचा कि अपने आप को खत्म करता हूं। और मैं मौके की तलाश में था। और मेरी वाइफ एक दिन बाजार जाती है 4-5 दिन के बाद, बोली कि आप आराम से रहिए घर में, पानी वानी है पी लीजिएगा। बाबू लोग गए हैं ग्राउंड, माँ लेके गई हैं। और मैं एक लाइनों की रस्सी कहाँ से खोजा और जैसे ही बांध के लगा के बेड से उतरने की कोशिश किया, तभी मेरा बेटा सामने आ गया हाथ में बैंडेज लिए। और एक उसके मुंह से पता नहीं कहां से वो शब्द निकले कि पापा झूला क्यों लगा रहे हैं। उसको पता नहीं था कि क्या हो रहा है। और मैं ये सब चीजें देख के सहम सा गया और मैं बच्चे को पकड़ के रोने लगा, क्योंकि मेरे सामने उस समय मेरे पापा का चेहरा, मेरे जीजा जी का चेहरा, और मैंने अपने बेटे के सामने अपने आप को रखा और वो महसूस किया कि एक पिता के ना होना किस तरीके से कमियां खलती है। और मेरे पिताजी का देहांत 2013 में हो गया था, जिया जी का देहांत 2012 में हो गया था। तो मैं सारी चीज़ों से वाकिफ था और मुझे लगा कि वही चीज़ जो मेरी दीदी फेस कर रही है, जो मेरी माँ फेस कर रही है, जो मेरे पिता का ना होना मैं फेस कर रहा हूँ, वही चीज़ अपने बच्चों को और मैं अपनी वाइफ को देने जा रहा था। और उसी दिन से मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया कि एक दिन ऐसे कारनामे करूँगा जहाँ पे लोग मेरी कहानियाँ पढ़ेंगे और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और आज एक मैराथन के दौर से आज आपके स्टूडियो तक पहुंचा हूँ। वाह, आपके जज्बे को सलाम है। थैंक यू। जिस तरह से मतलब इतना टूट करके और तब आप यहाँ तक पहुंच गए, ये हर किसी से मुमकिन नहीं होता है, लेकिन हौसला हर इंसान को रखना चाहिए जिस तरह से आप रखे। फिर वहां से एक सफर चालू होती है मैराथन की। मैराथन करते करते एक टाइम आता है कोविड का, जहाँ मैराथन की दौड़ आपकी कब से शुरुआत हुई इसकी? 2018 से। 2018 से, मतलब आप इसी हालात में दौड़ने निकल गए? हाँ, आर्टिफिशियल पैर था उस टाइम। अच्छा। आर्टिफिशियल लिम्ब सहारा के मतलब मैं चलने लगा, लेकिन वो आर्टिफिशियल पर उतना सपोर्टिव भी नहीं था कि मैं बहुत दूर तक जा सकता था। और जैसे तैसे मैराथन का हिस्सा होना, उसके बाद लोगों का, मेरे आसपास दोस्तों का सपोर्ट मिलना,
मेरे ऑफिस का सपोर्ट मिलना, और फिर पर्वतारोहण खेल का सफर चालू होता है 2022 में। 2022 का वो सफर, ग्रुप कैप्टन जय किशन सर का एक मैं पोस्ट देखा, और पोस्ट देखने के बाद इंस्टाग्राम पे वो पोस्ट था, और पोस्ट देखने के बाद सर को मैंने ईमेल किया कि सर मुझे भी माउंटेनिंग करना है। सर का मेल का रिप्लाई आता है, आने के बाद बोले सर कि 60-70 हजार रुपये फीस होते हैं, आप भरो और आ जाओ। मैंने सर को लिखा कि सर मैं 200-250 कमाने वाला इंसान, क्या आपकी फीस भरूंगा और क्या बच्चों को खिलाऊंगा, और कैसे होगा, नहीं हो पाएगा मेरे से, रहने दीजिए। फिर सर रिप्लाई किए कि ठीक है, आप एक काम करो, मिलो, फिर हम प्लान करते हैं, देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। उसी दिन मैं सर के ऑफिस गया, हिमालय माउंटेन इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग गया, और दार्जिलिंग जाके सर से बातें की। सर बताएं कि ये खेल नॉर्मल लोगों के लिए खतरे का खेल है, लेकिन आपका तो पैर ही नहीं है, कि बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत मुश्किल है, सोच लो। मैंने सर से वादा किया कि सर मैं करना चाहता हूँ, आपका सपोर्ट चाहिए। सर उस दिन मेरी हर एक फीस को माफ कर दिए, और बोले कि हर संभव मदद करेंगे तुम्हारा, मेहनत तुम्हें करना है। 7-8 दिन ट्रेनिंग के बाद मुझे पता लग गया था कि आगे बहुत कठिनाइयां हैं। फिर जाके मैं एडवेंचर कोर्स का पार्ट बनता हूँ, जहाँ पे हर एक इंस्ट्रक्टर, हर एक सपोर्ट टीम सर का आशीर्वाद था, और मैंने वो ट्रैक 108-110 किलोमीटर का ट्रैक था, और मैं बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। हर एक एक्टिविटी नॉर्मल लोगों के साथ किया, और एडवेंचर कोर्स करके सर्टिफिकेट मिला। उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो मैं इस खेल का पहला पड़ाव पार कर गया हूँ। और उसके बाद फिर कंचनजंगा रैनॉक चढ़ने की बारी थी, तो वहां पे मैं फिर से सर को ईमेल किया, सर फिर से नेक्स्ट फीस भी मेरे माफ कर दिए, और हर एक इक्विपमेंट मेरे को मुहैया कराए, और मैं कंचनजंगा रैनॉक के लिए 16,500 फीट की ऊंचाई पे चढ़ा, और 780 स्क्वायर फीट का तिरंगा वहां पे लहराया। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। एक एक्सीडेंट के समय में मुझे लग रहा था कि मैं क्यों बचा हूँ, तो गीता में एक लाइन है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा इससे भी अच्छा होगा। तो उस दिन थोड़ा सा महसूस हुआ कि कुछ तो अच्छा हो रहा है। खैर पैर नहीं हो तो क्या हुआ, जज्बे हैं, दोस्तों का सपोर्ट है, ग्रुप कैप्टन जय किशन सर का आशीर्वाद है, और वहीं से एक मोटिवेशन मिला कि और आगे क्या कर सकता हूँ मैं। फिर सर एक K2 के मिशन लॉन्च करते हैं। उस मिशन का उद्देश्य था दिव्यांगजन एक्सपीडिशन, और उस एक्सपीडिशन का मैं हिस्सा बना, और उसमें सबसे बड़ा चीज था कि 7,800 स्क्वायर फीट का तिरंगा। इतना बड़ा विशाल तिरंगा शायद भारत में किसी ने नहीं लहराया था। और हमारी टीम ने पहली वो टीम बनी जो इतने बड़े तिरंगे को लहराने के लिए किलिमंजारो पे चढ़ाई की हम लोग 19,341 फीट, और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, जहाँ पे हम लोगों ने तीनों सेनाओं के झंडा रिप्रेजेंट किए, भारतीय झंडा रिप्रेजेंट किए। फिर वहां से हम लोग स्कूबा डाइविंग किए, स्काई डाइविंग किए, और जल थल वायु तीनों जगह भारत का झंडा और भारतीय सेना का झंडा लहराने वाला पहला मैं इंसान बना। वाह। अब जो है घर के अगल बगल वाले क्या रिएक्शन देते हैं? अभी भी वो चीज है ना कि आप कितना भी अच्छा कार्य कर लो, जो लोगों को जो सोचना है वही सोचेगा। तो इसलिए अब लोगों की बातों को मैं ध्यान नहीं देता हूँ। मैं समाज को नहीं बदल सकता हूँ, मैं समाज को नहीं बदल सकता हूँ, अपने आप को बदल सकता हूँ। आप अपने कारनामे से तो लोगों की सोच बहुत हद तक बदल दिए होंगे। कहते हैं ना कि परिणाम से परिणाम बदल जाते हैं, तो वही चीज आपने जो कर दिखाया। जो लोग ये सोचते थे कि अब कुछ नहीं होने वाला है इनके जीवन में, सब कुछ तो समाप्त हो गई है, उनके सामने बड़ी उपलब्धि हासिल करके रख दिए। उनकी तो सोच में मतलब हम कहते हैं कि 100% नहीं तो 80% उनकी सोच जरूर परिवर्तित हो गई होगी। एकदम एकदम। अब देखिए, मैं उन सब चीजों पे ध्यान नहीं देता हूँ,
कि लोग की सोच बदली या नहीं, मैं अपने आप को कितना बदला, मेरे परिवार में क्या मतलब उसके लिए सहानुभूति है, या मतलब मेरे बच्चे क्या देख रहे हैं उस नजरिए से, मेरे गुरु का रिएक्शन क्या है, सबसे बड़ा चीज मेरे गुरु कितना खुश है। मैं समाज को खुश करने जाऊंगा तो कभी मैं खुश नहीं हो पाऊंगा। तो मेरे गुरु का आशीर्वाद है, मेरे गुरु खुश है मेरे कारनामे से, मेरे परिवार खुश है, मेरे बच्चे खुश हैं, तो मुझे बहुत खुशी है। आज जिस तरीके से मैं अपने गांव आया, जिस तरीके से स्वागत किया गया, तो ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जब उधर से आप आए राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित होकर के, तो गांव में किस तरह का कैसे जश्न का माहौल था। जिस दिन मैं राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया उस दिन हमारे परिवार के मतलब मेरे भतीजा और भाई लोग हैं, उन्होंने पटाखे फोड़े, गांव में एक उल्लास का माहौल था। मुखिया जी बहुत खुश थे, मतलब गांव से बहुत लोगों का कॉल आया, बहुत लोग मुझको बधाइयां दी। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आज तक मतलब वही कि लोग दिव्यांग की नजरों से देख रहे थे, लेकिन आज वही लोग के समूह से सुन रहे थे कि आप हमारे गांव का नाम रोशन किए, हमारे कस्बे का नाम रोशन किए, तो बहुत अच्छा लगा। आप उन लोगों के लिए एक इतिहास बना दिए जो लोग समस्याओं को बड़ी मानते हैं, समस्याओं को बहाना बनाते हैं कि हमारी समस्याएं ये है, हमारे कामों में बाधा पहुंचा रही है। हमें जिस पैर से चलना है, हमें जिस पैर से दौड़ना है, हमें जिस पैर पे गुमान रहता है कि हम अपने पैर से मैराथन दौड़ निकाल सकते हैं, वही जब पैर नहीं हो और इसके बावजूद भी आप इतना बड़ा मतलब काम कर चुके हैं, तो आप उन लोगों के लिए तो सबसे बड़े गवाह हैं। ये दो लोगों का जब आपने क्वेश्चन किया तो दो लोगों मेरे को याद आए। एक हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा बोला करते हैं कि कोई भी आपदा को ऐसे नजरों से देखे कि उसको में हम क्या कर सकते हैं, आपदा को अवसर में परिवर्तन करें। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहा करते हैं। और दूसरा चीज है कि हमारे गुरु जी बोलते हैं, ग्रुप कैप्टन जयकिशन सर बोलते हैं कि अगर कोई भी दिव्यांग हो, युवा हो या स्त्री हो, कहीं पे भी स्ट्रगल कर रही है अपने लाइफ में, वो सक्षम है कि कुछ कर दिखाए, तो उन लोगों को सपोर्ट करें और उन लोगों को आगे बढ़ाएं कि वो अपने देश का नाम, अपने कस्बे का नाम रोशन कर सके। तो जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, मैं उन्हीं की बातों से प्रेरणा लेके मैं सोचा कि क्यों ना, ये हमारी कमजोरी है, पैर नहीं है, तो क्यों ना मैं लंबी रेस का घोड़ा बन के दिखा दूं। और मैं वही मैराथन दौड़ना चालू किया, और जैसे मेरे सर का सपोर्ट मिला और सर का सपोर्ट की बदौलत ही मैं इतने बड़े पहाड़ चढ़ पाया। आज मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूं कि कोई भी समस्या उसकी सोच से बड़ी नहीं है। मान लिए तो हार, ठान लिए तो जीत। ये एकदम मैं नहीं कहता हूं कि मेरे ही लाइन से मतलब मिलाइए या मेरे को देख के मानिए। मैं बोलता हूं समस्या अगर आती है आपके पास तो कोई ना कोई संदेश लेके आती है, आप उसको ढूंढिए, आगे बढ़िए। जैसे कि अगर मैं रुक गया होता तो एक चार दीवारी में बैठ के आज बस खा रहा होता और अपना क्रियाक्रम कर रहा होता, इतना दूर तक नहीं गया होता। मैंने समस्या को अवसर में बदला और घर से निकला और अपने आप को मोटिवेट किया, अपने परिवार को मोटिवेट किया। आज जिस भी राह पे हूँ, हर एक दिन अपने जीवन को बेहतर करने की नई खोज में हूँ। मैं आज भी मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ छत टूट टूट के हमारे सर पे गिरा करता है। अगर बारिश 10 मिनट हो जाए तो घुटने तक पानी भरा रहता है, लेकिन मैं किसी से उप तक नहीं करता हूँ कि चलो मेरे मतलब हालात ऐसे हैं, जैसे हैं वो हैं, वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। एक ना एक दिन हालात बदलेंगे, लोगों की सोच बदलेगा। कहाँ पे नौकरी करते हैं, क्या सैलरी मिल पाती है, कैसे जीवन यापन हो पाता है? मैं कोलकाता के एक टेक्समेको कंपनी है, वहाँ पे थर्ड पार्टी अंडर पेरोल पे कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब पे हूँ, और मैराथन दौड़ने के लिए और ये सब एक्टिविटी करने के लिए टुक टाक मतलब पार्ट टाइम कुछ काम किया करता हूँ। तो वही स्थिति को बदलने के लिए आज भी इतना बड़ा अचीवमेंट के बाद कोई भी सामने से नहीं आ रहा है कि हाँ चलो उदय को एक बेटर अपॉर्चुनिटी दिया जाए। सिर्फ सम्मानित करके बस उतना ही है। और मैं जी, आपका घर सारण जिला के बारूपुर में पड़ता है जी। आपके जिला प्रशासन से अब तक क्या कुछ मदद मिल पाई है? कुछ भी नहीं, कुछ भी मदद नहीं, कुछ भी नहीं मिला और आगे भी शायद नहीं मिले। बस मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे मेरे गुरु का आशीर्वाद मिला है, उसी के सहारे मैं आगे की सोच रहा हूँ।
और आगे यही उम्मीद करता हूँ कि मैं माउंट एवरेस्ट भी चढ़ूंगा और अपने जिला का नाम, अपने राज्य का नाम, अपने भारत का नाम रोशन करूंगा। और सोशल मीडिया में मेरा एक यूट्यूब चैनल है वन लेग उदय के नाम से, ONE1 लेग उदय UDAY। उसी के द्वारा मैं यूथ को हमेशा मोटिवेट करता हूँ और मोटिवेशनल वीडियो वहाँ पे अपलोड किया करता हूँ अपने ही, ताकि यूथ मोटिवेट हो और जिंदगी में हर एक ऊंचाई को छुए। अपनी कहानियां सुनाने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए, यूथ को मोटिवेट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। तो देखिए, ये कहानियां सुन करके तो आप लोग भी समझ गए होंगे कि समस्याएं कोई भी बड़ी नहीं होती हैं जितना हम उसे मान लेते हैं। बाकी इस पर थोड़ी सी गवर्नमेंट को भी ध्यान देनी चाहिए और इतनी बड़ी उपलब्धियां अगर कोई हासिल कर रहा है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए अपने तरफ से, क्योंकि हम इसलिए कुछ करते हैं ताकि जब हमारी पहचान बनती है तो हमें उससे कुछ लाभ मिल सके। और जो बिल्कुल मतलब अपने उसका पैर ही नहीं है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी उपलब्धियां अगर ये हासिल किए हैं तो इनका सपोर्ट करना सरकार को भी बनता है।